नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने पिछले व्याख्यान में हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों के विषय में पढ़ा था। आज हम लगभग पौने 200 वर्ष तक चलने वाले इस त्रिपक्षीय संघर्ष के विविध चरणों के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अतः इनके मध्य संघर्ष निश्चित था। राष्ट्रकूट वणी डिंडोरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार राजा वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को बड़ी सहजता से पराजित किया और उसका धवल राजछत्र छीन लिया। पराजित धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से सहायता मांगी, क्योंकि धर्मपाल की रानी रन्ना देवी राष्ट्रकूट वंश की बेटी थी। यह राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के लिए भी उचित अवसर था जब वह उत्तर भारत में अपना झंडा फहरा सकता था। अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराकर राजछत्र छीन लिया था। इस तरह प्रतिहार राजा वत्सराज को कन्नौज छोड़ना पड़ा और अपनी प्राण रक्षा के लिए मरुस्थल की ओर भी भागना पड़ा। किंतु राष्ट्रकूट राजा ध्रुव भी अपनी कन्नौज विजय को स्थायी नहीं बना सका, क्योंकि एक तो यह प्रदेश उसके अपने मूल राज्य दक्षिणी भारत से काफ़ी दूर था, दूसरे उसके गृह राज्य में भी आंतरिक कलह उत्पन्न हो रहा था, अतः उसे पुनः लौटना पड़ा और इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष का यह प्रथम चरण अल्पकालिक रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष के दूसरे चरण में उत्तरी भारत में विजय प्राप्त कर जब राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव दक्षिण भारत चला गया और अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हो गया, तो पाल नरेश धर्मपाल ने इसे उपयुक्त अवसर समझा और अपनी शक्ति को संगठित कर पुनः कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हटाकर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज का राजा बना दिया। भागलपुर ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है कि इसके बाद कन्नौज में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीर के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अवंती नरेश से यहाँ तात्पर्य वत्सराज से है। इस प्रकार पाल नरेश धर्मपाल उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया और इसीलिए धर्मपाल को उत्तरापत स्वामिन भी कहा गया है। तीसरे चरण के समय वत्सराज की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। इस समय दक्कन में भी राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय था और नागभट्ट द्वितीय ने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को सिंहासन से हटा दिया और अपने समर्थक इंद्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बिठाया। तत्पश्चात उसने धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे भी पराजित कर दिया। संभवतः यह युद्ध मुंगेर के पास हुआ। इसी क्रम में नागभट्ट द्वितीय ने कुछ अन्य भी विजय हासिल की और जब वह अपने दिग्विजय अभियान से वापस लौट रहा था, तब उसका सामना राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हो गया। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ और उसका कन्नौज पर भी प्रभाव समाप्त हो गया। तत्पश्चात गोविंद तृतीय पुनः अपने राज्य लौट गया। अपने पूर्वज ध्रुव की भांति गोविंद तृतीय भी उत्तर भारत में जीते हुए क्षेत्र का कोई विशेष शासन प्रबंध नहीं कर सका। त्रिपक्षीय संघर्ष का
चतुर्थ चरण राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के आक्रमण के काल एवं कारणों के संबंध में विवादास्पद माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल द्वारा संरक्षित कन्नौज के साथ साथ चक्रायुद्ध को भी पराजित किया और उसे सिंहासन से हटाकर अपने समर्थक को शासक बनाया। तत्पश्चात धर्मपाल को भी पराजित किया, जिसकी चर्चा हम तीसरे चरण में कर चुके हैं। इन दोनों शासकों के पराजित होने के बाद इनके अनुरोध पर राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत की ओर आया और उसने नागभट्ट को पराजित किया। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश नागभट्ट की सफलताओं से निश्चिंत नहीं था। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नागभट्ट की नज़र थी और इस क्षेत्र पर नागभट्ट ने अधिकार करने का कुछ प्रयास भी अवश्य किया था। ऐसे में गोविंद तृतीय अपनी पूरी तैयारी के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ा। संभवतः इसी समय चक्रायुद्ध और धर्मपाल भी उसके साथ आ मिले। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को पराजित किया और हिमालय तक पहुंच गया, किंतु जिस प्रकार ध्रुव को अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं के कारण शीघ्र ही दक्षिण की ओर लौटना पड़ा, उसी प्रकार गोविंद तृतीय को भी बिना किसी व्यवस्था के दक्षिण की ओर पुनः लौटना पड़ा। त्रिपक्षीय संघर्ष के पांचवें चरण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय के स्थान के पश्चात रामभद्र एक अत्यंत कमजोर शासक बना। मिहिर भोज के वराह तथा दौलतपुर अभिलेखों में ऐसे उल्लेख हैं जिनसे रामभद्र के काल की प्रशासनिक निर्बलता के संकेत मिलते हैं, जैसे कि कुछ भूमि दानों का पुनः अनुमोदन न करना। उधर राष्ट्रकूट राज्य में अल्पवयस्क अमोघ वर्ष भी अनेक कठिनाइयों में घिरा हुआ था। चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था, इसलिए अमोघ वर्ष ने चालुक्यों को पराजित किया, किंतु सामंत स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अमोघ वर्ष धार्मिक अभिरुचि का व्यक्ति था, जिसमें वैराग्य भावना विद्यमान थी। प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को कठिनाइयों में घिरा पाकर पाल वंश के शासक देवपाल ने उत्कलों के वंश को समाप्त किया, हूणों के दर्प को भंग किया और द्रविड़ों और गुर्जरों के अभिमान को समाप्त कर दिया। यहाँ द्रविड़ों से आशय राष्ट्रकूट वंश से है तथा गुर्जरों से अभिप्राय गुर्जर नरेश रामभद्र से है। स्पष्ट है कि देवपाल ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को पराजित किया और गुर्जर नरेश रामभद्र को भी पराजित करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार देवपाल के समय में पाल वंश की कीर्ति चरम शिखर पर थी और उसका शासन आसाम से लेकर कश्मीर तक और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला था। छठे चरण में बंगाल के पाल वंश में देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल एवं इसके पश्चात नारायण पाल शासक बना, किंतु यह दोनों देवपाल की भांति योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। इसी तरह राष्ट्रकूट वंश में बालक अमोघ वर्ष शासक बना, किंतु वह अपने राज्य के आंतरिक विद्रोहों में फंसा रहा। सिरूर अभिलेख के अनुसार अंग, बंग, मगध और बेंगी के राजा राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के अधीन थे। इस आधार पर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का विचार है कि अमोघ वर्ष ने पाल नरेश नारायण पाल को पराजित किया। इसके विपरीत पाल अभिलेखों में दावा किया गया है कि नारायण पाल ने किसी द्रविड़ शासक को हराया। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार यह द्रविड़ शासक अमोघ वर्ष था। इस प्रकार परस्पर विरोधी दावों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के मध्य छोटी छोटी झड़पें
होती रही, किंतु उत्तर भारतीय राजनीति में राष्ट्रकूट इस समय दखल नहीं दे पाए। इसके बाद राष्ट्रकूटों की बागडोर कृष्ण द्वितीय के हाथ में आई। वर्तुन संग्रहालय के एक लेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के सामंत कृष्णराज को प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने खदेड़ दिया था, किंतु कृष्णराज के बागुमरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने प्रतिहार नरेश के उज्जैनी प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार कतिपय अभिलेखों में राष्ट्रकूटों की विजय और कुछ में गुर्जर प्रतिहारों की जीत का वर्णन मिलता है, जिससे इतना तो तय हो जाता है कि प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में राष्ट्रकूट किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सके और मिहिर भोज के समय में भी कन्नौज उसके साम्राज्य की राजधानी बनी रही। इसी क्रम में भवनगर अभिलेख का कथन है कि मिहिर भोज ने नर्मदा नदी को पार कर कृष्णराज को पराजित किया। यह कृष्णराज ही कृष्ण द्वितीय था, जबकि बागुमरा अभिलेख इसके विपरीत जानकारी देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम उत्तराधिकारी हुआ। महेंद्रपाल प्रथम के बिहार और बंगाल लेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम ने पाल वंश के नारायण पाल से मगध और उत्तरी बंगाल छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। पाल नरेश नारायण पाल के बाद इस वंश के उत्कर्ष का अंत हो जाता है और उसके बाद किसी भी अभिलेख में प्रतिहार एवं पाल संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है। खंबात ताम्रलेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की और प्रतिहार नरेश महिपाल प्रथम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, किंतु इंद्र तृतीय के लौट जाने के पश्चात प्रतिहार शासक महिपाल ने दोबारा अपने अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इंद्र तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर शीघ्रता से बढ़ चला। प्रतिहार नरेश महिपाल ने राष्ट्रकूटों की निर्बलता का लाभ उठाते हुए पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में भी दुर्बल शासक हुए, जो संघर्षपूर्ण स्थिति में राज्य की रक्षा नहीं कर सके और धीरे धीरे इस वंश के साम्राज्य का भी अंत हो गया। इस प्रकार तीनों वंशों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के पतन के साथ साथ दीर्घ काल से चला आ रहा त्रिपक्षीय संघर्ष भी समाप्त हुआ।